Hello everyone, today we are going to do our science 9th chapter 13 why do we fall ill and its part second. Okay, so in part first we have learned, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, हेल्थ, इम्यून सिस्टम हो गया, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, WBCs हो गए और इनके फंक्शन, मैक्रोफेजेस एंड की सेल्स हो गए, डेंड्रिटिक सेल्स हो गए, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हो गए, उसके बाद डिजीज़ हो गए, सिम्टम्स और साइन ऑफ डिजीज़ हो गए, हेल्दी और डिजीज़ फ्री में हमने डिफरेंस देख लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजीज़ हो गई हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो छोटे समय के लिए, क्रॉनिक जो बड़े समय के लिए रहती हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक डिजीज़ में जो इफ़ेक्ट करती हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह से, वो देखा है। अगला है कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो जेनेटिकली आती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीजेस, कौन सी होती हैं, हमें यहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया था कॉन्जेनिटल डिजीजेस तक कर दिया था। अब हम एक्वायर्ड डिजीज पे आते हैं। चलिए, सो व्हाट आर एक्वायर्ड डिजीजेस? एक्वायर्ड डिजीजेस अकर और डेवलप आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म लेने के बाद, कि बर्थ होने के बाद वो डिजीज़ आती है बॉडी में, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो इन्हें हम ये एक्वायर्ड डिजीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़, और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। So let us difference between them also. First of all is infectious और communicable diseases. Non-communicable diseases और non-infectious कौन सी होती हैं? They are caused by attack of pathogens. Pathogens के अटैक करने पर ये होती है। दूसरा आता है they are not caused by pathogens. ये pathogens के अटैक करने पर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका the diseases brought about by extrinsic और एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर से हम पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उस वजह से होने वाली बीमारी को हम कहेंगे एक्सट्रिक्शन और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इसमें द डिजीजेस आर मोस्टली ब्रॉट बाय इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स, या तो ये अंदर की बॉडी में ही कोई फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन पास फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, क्योंकि हेल्दी पर्सन के पास ये इन्फेक्शियस डिजीज पहुंच सकती हैं। बट नॉन इन्फेक्शियस कैसी होती हैं? दे कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये वाली होती है कि ये एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन occurs through direct contact or some medium such as air, water, vectors. Okay, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसमिशन इज एब्सेंट, यानी कि इसमें ट्रांसमिशन नाम का कुछ नहीं होता। एंड हाउएवर हेरिडिटरी डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड। हेरिडिटरी डिजीज़ जो होती हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती है, हेरिडिटरी डिजीज़ जिन्हें हम कहते हैं। फाइन, नेक्स्ट आता है बच्चा आपका कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिटी हाइजीन जो होती है वो रिड्यूस क्या कर देती है? इंसिडेंस, इन्फेक्शियस डिजीज़ के इंसिडेंस को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है कम्युनिटी हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी हाइजीन इज इनएफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कम्युनिटी हाइजीन किसी तरह से भी इफेक्टिव नहीं है इंसिडेंस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम करने में। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बच्चा। फाइन, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में
नेक्स्ट इस बच्चा कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, सच एज कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, न्यूमोनिया, चिकन पॉक्स। न्यूमोनिया सच एज न्यूमोनिया ज़्यादातर विंटर में होता है बिकॉज ठंड लग जाती है, उसके बाद ही न्यूमोनिया होता है। कॉलेरा होती है कुछ गंदा संदा खाने से, पीने से। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, और इसमें एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स हैं हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जो होती हैं, सच एज कार्डिक अटैक्स हो जाते हैं लोगों को, उसके बाद कैंसर है, ठीक है। तो ये किस किस के एग्जांपल हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो होती हैं कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, चिकन पॉक्स। और जो नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल होती है वो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और कैंसर। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीजेनरेटिव डिजीजेस। अब ये क्या होती है। डीजेनरेटिव डिजीजेस, they are mainly caused by the malfunctioning of vital organs in the body due to the deterioration of cells over time। यानी कि मेनली जो ये कॉज्ड होते हैं, दे आर कॉज्ड बाय द मैलफंक्शनिंग की वजह से ये कॉज होते हैं। किसके, वाइटल और कई सारे ऑर्गन्स की वजह से। अगर कुछ ऑर्गन्स गलत काम करने लग जाते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, है ना, तो बॉडी में डिट्राइसेशन सेल्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका डिजीजेज सच एज ऑस्टियोपोरोसिस। नाम याद रखना बच्चा, ऑस्टियोपोरोसिस shows characteristics of degenerative diseases in the form of increased bones weakness. This increases the risk of bone fractures। यानी कि डिजीज़ जो होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस, वो क्या करती है, वो शो करती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डीजेनरेटिव डिजीज़ में, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड बोन्स, बड़ी बड़ी जो इंक्रीज यानी कि एडल्ट्स की जो बोन होती है उनमें कमज़ोरी आना, हड्डियाँ मतलब आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी, हड्डियों से ही तो हमारी बॉडी में ताकत है। अगर वीक रहेंगी हड्डियाँ तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, और इससे क्या हो जाता है, बोन में फ्रैक्चर भी आ जाता है आसानी से। नेक्स्ट इज बच्चा एलर्जीज़। क्या एलर्जी हो जाती है किसी को कई सारी चीज़ों से एलर्जी होती है लोगों को। तो पहला आता है इसमें एन एलर्जिक रिएक्शन arises when the body becomes hypersensitive to certain foreign substances called allergens। कहते हैं एलर्जेंस। एलर्जिक रिएक्शन तब होता है बच्चा जब बॉडी अपने बाहर के फॉरेन के यानी कि अपने बाहर के सब्सटेंसेस कुछ चीज़ों से, जैसे कुछ लोगों को कलर से है, होली के टाइम वो दे डोंट यूज टू बीइंग कलर्ड, हम तो बिकॉज क्योंकि उन्हें एलर्जी होती है उस चीज़ से। और किसी को फ्लावर से भी एलर्जी होती है, कई सारी चीज़ों से एलर्जी होती है। तो बाहर की जो चीज़ें होती है फॉरेन सब्सटेंसेस, जब हमें हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, तब ये एलर्जिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आता है दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन द इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स एबनॉर्मली टू एनी सीमिंगली हार्मलेस सब्सटेंसेस। तो ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली, वैसे तो नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर वो एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरी चीज़ को, और ऐसे देख के कि वो बहुत हार्मफुल है आपके लिए, और तभी वो समझता है और फिर हमें वो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कॉमन एलर्जेंस इंक्लूड डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर, जस्ट अ सेकेंड, एनिमल डैंडर, डेंड्रमाइट्स, माइट्स हो गए, और फीदर्स, लेटेक्स, एंड ऑल्सो सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स लाइक नट्स। कई लोगों को होती है, कॉमन है ये चीज़ें। तो एलर्जेंस तो कौन से डस्ट से धूल मिट्टी आ जाती है तो छींकने लग जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, ठीक है। पोलन यानी कि जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं पोलन। नेक्स्ट इज एनिमल डेंडर, यानी कि एनिमल के जो बाल होते हैं उनसे, ठीक है, उनसे भी एलर्जी हो जाती है लोगों को। माइट्स होते हैं जो छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद फिर जो फेदर्स होते हैं, पंख चिड़िया वगैरह के उनके। अगला आता है लेटेक्स, कपड़े का टाइप का होता है बच्चा लेटेक्स ये, ठीक है।
नेक्स्ट आता है नट्स। कई सारी फूड वाली चीज़ों से भी हो सकता है लोगों को, जैसे किसी को दूध से होती है एलर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें काफ़ी कॉमन है नट्स, मूंगफली वगैरह से, अखरूट वगैरह से, इन सब नट्स टाइप्स के जो होते हैं इनसे एलर्जी होती है कुछ लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी किसी चीज़ की कमी होने से आपको बीमारी होती है जिसकी, तो क्या क्या है देखते हैं। दे अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स। ये किससे होती है? जिसकी हमें कमी, डेफिशिएंसी मतलब किसी की कमी होने लग जाती है हार्मोन्स की हमारी बॉडी में, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की और विटामिन्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अब। डायबिटीज़ अकर ड्यू टू एन अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और यूटिलाइज इंसुलेशन। डायबिटीज़ तब होती है बच्चा जब हमारे पास एबिलिटी नहीं होती है टू प्रोड्यूस और यूटिलाइज इंसुलेशन, जो होता है ना इंसुलेशन, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अगला आता है गोइटर। गोइटर आपने पता है, वो गला ऐसा, सिंपल लोगों का तो ऐसा ही होता है गला, है ना, लेकिन उनका क्या होता है यहाँ पे फूलने लग जाता है उनका गला। ये उनका चेहरा, ठीक है, ओ जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ये उनका चेहरा है और ये उनका गला इतना सा था और अब इतना बड़ा हो गया है, फाइन। ये इनकी बॉडी फिर यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, गला इसमें फूलने लग जाता है, और वो कैसे? आयोडीन किस में मिलता है? नमक, मतलब कि उनकी बॉडी में नमक की कमी है। नमक की कमी से उनकी बॉडी में नमक के अंदर होता है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से क्या हो रहा है? गोइटर कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें गला फूलने लग जाता है और बीमारी है ये, ठीक है, आयोडीन की डिफिशियंसी से। तो जो साउथ में रहने वाले लोग होते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो मछलियाँ खाते हैं। मछलियाँ क्या पीती हैं? वो सी का पानी पीती हैं, यानी कि समुद्र का पानी पीती हैं। तो वो तो कड़वा होता है, मतलब नमकीन पानी होता है। तो उसे पीने से वो फिश खा लेते हैं उसको। सी का पानी वो पी लेती हैं मछलियाँ, और मछलियों को वो खा जाते हैं, इसलिए उनको नहीं होता है, उनको ज़्यादातर नहीं होता है आयोडीन डेफिशिएंसी से गोइटर वाली बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द क्वाशियोरकर, ठीक है, ये बीमारी है क्वाशियोरकर। इज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, यानी कि आपका रोजाना के खाने में अगर प्रोटीन की कमी होती है, ये बीमारी आपको हो जाती है। इससे क्या होता है बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को होती है ज़्यादातर ये, मतलब इतना मरा सा आदमी है और उसका ऐसे पेट निकलने लग जाएगा, मतलब सारा का जितना भी फैट बॉडी में है वो सब, जितना भी फैट है बॉडी में वो सब एक जगह पेट में आके मिल जाता है, ये होती बीमारी है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी डेफिशिएंसीज कॉज बैरी। विटामिन बी ऐसे तो कई सारे होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, बी, ठीक है, डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसी होती है इन विटामिन से, तो बैरी हो जाता है, ठीक है। अगला रैकेट भी होता है, और वो कैविटी। अब देखते हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ की कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। सो वी नो डैट डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो बाहर, या तो अंदर के, या तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। देखो या तो इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो इंटरनल कौन से हैं? इंटरनल है हार्मोनल इनबैलेंस और एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी में हो जाता है। नेक्स्ट इज मैल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी ऑर्गन, मैल फंक्शनिंग हो जाती है बॉडी ऑर्गन्स की बॉडी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, अब वो देख लेते हैं एक बार एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज अनहेल्दी डाइट। सबसे पहला आ गया अनहेल्दी डाइट, उसके बाद डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, ये तीनों टाइप के फाइन। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। जो पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, उससे भी आपको एक्सटर्नल फैक्टर, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे आपको बीमारी हो सकती है, फाइन। नेक्स्ट इज द अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी कि आसपास आपके बहुत कूड़ा करकट पड़ा है और आप उसमें से खा रहे हैं, तो उसका मतलब यही हो गया ना कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। कॉजेज ऑफ डिजीज़ के बहुत 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, वो देखते हैं नीचे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसकी, वो देखते हैं। हाँ, यह है कि इमीडिएट कॉजेज़ होते हैं और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़, ये 2 टाइप है बच्चा। ब्रॉड कॉजेज़ हैं
डिजीज़ की। इमीडिएट कॉजेज होती है, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज होते हैं। इमीडिएट कौन से होते हैं? दीज आर द एक्चुअल कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज़। ये किसके लिए होते हैं? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्यूट डिजीज। इनसे एक्यूटल डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। दीज आर द एक्यूटल कॉजेज। ये वो कॉजेज होते हैं बच्चे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ के, जिससे आपको बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट इज दीज कॉजेज कैन बी इन्फेक्शियस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस। ओह, ये हो सकते हैं इन्फेक्शियस हो सकते हैं या फिर नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला आ जाता है दीज आर नॉट द डायरेक्ट कॉजेज। दीज आर नॉट द डायरेक्ट कॉजेज बट फैक्टर्स डिट कॉन्ट्रीब्यूट इन कॉजिंग अ डिजीज। ये कोई डायरेक्ट कॉज नहीं होता, कॉन्ट्रीब्यूटरी, बस ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि अपना वो देता है, अपना कॉन्ट्रीब्यूट देता है उसको डिजीज़ को बॉडी में आने के लिए। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा। इमीडिएट कॉजेज़ का क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है इसका बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस और जर्म्स, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसमें कंट्रीब्यूटर में क्या एग्जांपल है, इमीडिएट में क्या है। कंट्रीब्यूटर इमीडिएट का देख लिया हमने, कंट्रीब्यूटर का देख लेते हैं। तो एग्जांपल हैं बच्चे इसके पुअर डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। अगर आप पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में हैं या फिर किसी तरीके की अनहेल्दी इन्वायरमेंट लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, नेक्स्ट आपकी बेकार डाइट है, आप अच्छी तरह खाना नहीं खाते, सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स के साथ नहीं खाते हैं, देन आपको कॉन्ट्रीब्यूटिव कॉजेज होने से कोई नहीं बचा सकता। फाइन। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? द पैथोजेंस और माइक्रोब्स दैट कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती है इन्फेक्शियस एजेंट उन्हें कहते हैं हम, ठीक है। तो जो पैथोजेंस और माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं बॉडी को, जो इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी पर, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब देखते हैं कौन से इन्फेक्शियस एजेंट है और वो कौन सी बीमारी करते हैं बॉडी में। इनमें आते हैं सबसे पहले वायरस, ठीक है। एक इन्फेक्शियस एजेंट है और डिजीज़ है उसकी। वायरस क्या फैलाता है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। यानी कि कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है। वायरस से क्या क्या होता है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैक्टीरिया बच्चा, टाइफाइड फीवर, कॉलेरा और ट्यूबरक्यूलोसिस, एंथ्रेक्स। टीबी, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सब बैक्टीरिया होते हैं जो खाने पीने से वजह से बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फंगी बच्चा। फंगी में क्या होता है? मैनी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। फंगी काफ़ी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस ये फैलाता है फंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोटोजोवन। और प्रोटोजोवन क्या फैलाता है? मलेरिया और काला अज़र जिसे आप कहते हो। काला अज़र बच्चा इसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहा गया है यहाँ पे इसको काला अज़र, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ब्लैक फीवर। काला ब्लैक, अज़र यानी कि फीवर। फाइन। नेक्स्ट आता है बच्चा आपके वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या क्या फैलाते हैं? वॉर्म इन्फेक्शंस, एलिफेंटिएसिस से ही वॉर्म्स होता है। ये वो अर्थ वॉर्म्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फाइन। ये वॉर्म्स एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, वायरस है, जिसे हम माइक्रोब से ही देख सकते हैं। फाइन। तो ये क्या फैलाता है? वॉर्म इन्फेक्शंस, जैसे कि होता है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म वो। अगला एलिफेंटिएसिस, जिसमें बॉडी का एक पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट फूलने लग जाता है, वहीं पे सारा मांस वगैरह इकट्ठा हो जाता है और वो फूलने लग जाता है, चाहे पाम, हाथ, कहीं पे भी हो सकता है वो। फाइन। और ओके स्टूडेंट्स, या सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं बच्चा इसके? I think we should end the class video here. Okay, so
here our part second of this video of this chapter ends, and at last I would like to say that please like, share and subscribe my channel for the part third also and other videos of class 9th NCERT. Okay, so this was part second of this chapter 13 science NCERT 9th, why do we fall ill. Okay, and at the third part I will make जल्दी बना लूँगी मैं, और फिर आपको फिर मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो बाय बाय एवरीवन।